नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों को दी ऑक्सीजन प्लांट की सौगात। ऋषिकेश से किया ऑनलाइन उद्घाटन। वाराणसी, गाजियाबाद, सिद्धार्थनगर और रायबरेली को मिले ऑक्सीजन प्लांट। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार तक सौंपने के आदेश। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांगा जवाब, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में हुआ राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की कार्यक्रम में शिरकत। दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के बाद किए पुरस्कार वितरित। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनेगा तरक्की का ट्रैक। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपए मंजूर। आगरा से मेरठ पहुंचना भी होगा आसान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई घायल। अचानक पशु के आने से हुआ हादसा। बस में थे करीब 70 यात्री सवार। अब आइए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर और कबीर चौरा के जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम केयर्स फंड से लगे इन ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स से वर्चुअली बटन दबाकर किया। साथ ही साथ उन्होंने ट्रॉमा सेंटर परिसर के पीएसए प्लांट के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी संबोधित किया। इस दौरान सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में नवनिर्मित पीएसए प्लांट में 1000 एलपीएम की क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट एनएचएआई और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से तैयार किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट का पीएम मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इन प्लांट के शुरू होने से जिले में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 259 लाख रुपए के ऑक्सीजन प्लांट सिद्धार्थनगर जिले में क्रियाशील है या फिर लगाए जा रहे हैं। सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि मोदी और योगी की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में बड़ी तादाद में मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। अस्पतालों में परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसको एक चुनौती मान के उन्होंने देश के सभी जिला अस्पताल को अपने पीएम केयर से एक ऑक्सीजन प्लांट देने का काम किया। 1000 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने पूरे देश के जिला चिकित्सालयों को, मेडिकल कॉलेज को दिया। आज उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश से 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया या देश को समर्पित किया। उस श्रृंखला में सिद्धार्थनगर में भी उन्होंने यहाँ के मेडिकल कॉलेज को एक ऑक्सीजन प्लांट दिया था, जो आज समर्पित हुआ है। तो वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने सरकार को अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कल तक सौंपने के आदेश दिए। इसके अलावा पूछा कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है वे गिरफ्तार हुए क्या, जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ जानकारी दी जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि इस पूरे मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और उनकी अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच अब सुनवाई करेगी और अब आगे की सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में बहराइच के किसान हरि सिंह ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों पर हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज कराया था।
उन्होंने आशीष पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाया, तो वहीं 2 आरोपी आशीष और लवकुश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। तो वहीं वाराणसी में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत से हर किसी को सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार वितरण और कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों का वितरण किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक समेत कई और लोग भी मौजूद रहे। पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके, उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो, तो बड़ी सी बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर हिंसा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी घटना हुई है। सत्ता के अहंकार में मदहोश कुछ नेता कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर लोगों को मार रहे। तमाम वीडियो साक्ष्य सामने आ गए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की मारो और मुआवजा दो की नीति चल रही है। देखिए, परिवारों से मुलाकात हुई। परिवार की सबसे बड़ी डिमांड है दोषी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी बर्खास्तगी हो, उनके दोषी बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो। हम उनकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक हर स्तर पे उन परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। कल बहराइच भी जाऊंगा, जो 2 और किसान मारे गए उनके परिवारों से भी मिलने के लिए। और बहुत साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं कि मारो और मुआवजा दो, इस राजनीति को बंद करके कार्रवाई करने के बारे में, दोषियों को जेल भेजने के बारे में आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सुबह सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ, जहां एक टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई। तो वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बस और ट्रक
दोनों ही तेज रफ्तार में थे। तभी सामने से एक मवेशी के आ जाने से बैलेंस बिगड़ गया और ये टक्कर हुई। यह हादसा किसान पथ रिंग रोड पर हुआ। इस घटना के बाद से वहां पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी और तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से वो टकरा गई। बस में करीब 70 यात्री सवार थे। ट्रक और बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही साथ हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, तो वहीं जेसीबी की मदद से बस और ट्रक को अलग अलग किया गया। दिल्ली से बहराइच एक प्राइवेट बस जा रही थी, तो उसका और एक ट्रक का जो सामने से आ रही थी उसके बीच में बहस हो गई, जिसमें अब तक 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और लगभग 27 लोग घायल हैं, जिसमें से कि जितने भी हमारे सीरियस लोग थे उन सबको ट्रॉमा सेंटर रेफ़र कर दिया गया है और कुछ को यहाँ पे प्राथमिक उपचार उनका किया जा रहा है और उसके बाद प्राथमिक उपचार होने के बाद उनको अभी उनके गंतव्य स्थल तक हम लोग पहुँचा देंगे। वहीं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय अर्बन एक्सपो का समापन किया गया। समापन कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री आशुतोष टंडन और अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे भी मौजूद रहे। इस एक्सपो में नवीन टेक्नोलॉजी के ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। एक्सपो में शहरीकरण और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कई सत्रों में चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमने 83 नए स्थानीय निकायों का गठन किया है और इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। शिलान्यास 5 तारीख को प्रातःकाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सपो कम कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया था और उसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास किए। स्मार्ट सिटी की 75 योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए। 75 इलेक्ट्रिक बसों को उन्होंने यहाँ से वर्चुअली झंडी दिखा के शुभारंभ किया और तमाम योजनाओं का उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तरक्की का एक नया ट्रैक साबित होगा। एक्सप्रेसवे इस महीने शुरू होने वाला है और इसके अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 2 जिलों में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,230 रुपए, माफ कीजिएगा 36,230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तरक्की का ट्रैक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। विकास के ट्रैक पर दौड़ेंगे राज्य के 2 जिले। प्रदेश में बढ़ेगा एक्सप्रेसवे का दायरा। जल्द पूरा होगा पूर्वांचल के लोगों का सपना। 36,230 करोड़ रुपए का है यह ट्रैक। आगरा मेरठ तक पहुंचना होगा और आसान। एक्सप्रेसवे से घटेंगी दूरियां और बचेगा सब। राज्य में इस एक्सप्रेसवे के अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ लगाने लगेंगे। परिवहन सुगम हो जाएगा तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। आगरा और मेरठ तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। वर्तमान में आजमगढ़ से फैजाबाद और सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे से यह दूरी 3.5 घंटे से 4 घंटे में तय होगी। एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बाराबंकी, अयोध्या को छूते हुए गुजरेगा। इससे इन जिलों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए थानों के निर्माण होने से कारोबार के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस माह शुरू हो जाएगा। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ने लगेंगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बनने वाली है। अमेठी जनपद आज़ादी के बाद से ही लगातार BBIP जनपद होने के बावजूद विकास से बहुत पिछड़ा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद विकास और तीव्र गति से यहाँ बढ़ेगा। हमारी सरकार ने 8 पैकेजेस में 340 किलोमीटर लंबा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य को प्रारंभ किया है। यह कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 जुलाई को इसका शिलान्यास किया था। इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि 15 जून तक अर्थवर्क पूरा हो जाए। हर किसान को कंपनसेशन जो भी अनुमन्य है वह उसे उपलब्ध कराने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई असुविधा इस पूरे कार्य में न हो, किसानों को भी न हो। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके लिए प्रदेश भर में अधिकतर जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। इसे 26 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। तरक्की का ट्रैक की बात करें तो इस परियोजना पर 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। 4 लेन को भविष्य में 6 लेन करने की योजना है। इसमें 84 किलोमीटर आजमगढ़ में हिस्सेदारी है। साथ ही यह 4 तहसीलों के 110 गांवों से गुजर रहा है। 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने आजमगढ़ में परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना के राज्य को कई लाभ भी मिलने वाले हैं। इसके बनने से प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, प्रदेश की राजधानी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से त्वरित और सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। हाईवे से जुड़ने के कारण संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही वाहनों के ईंधन की खपत में बचत होगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सामाजिक और आर्थिक विकास संग कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योग की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग के विकास को भी पंख लग सकेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान और मेडिकल संस्थान इत्यादि की स्थापना के अवसर मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं। सही मायनों में यह एक्सप्रेसवे वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सड़क के माध्यम से सभी को जोड़ेगा और विकास कार्यों को पंख लगाएगा। लखनऊ से A1 टीवी के लिए सहयोगी दीपक पांडेय के साथ अमरीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।